मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन पोलर फॉर्म। ठीक है ना। पिछली 3 वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के कार्टेशियन फॉर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन को एफ और वाई की फॉर्म में लिया था। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लेके और उसके लिए एनालिटिसिटी चेक करने के तरीके सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है, वो आर और थीटा की फॉर्म में गिवन है। पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास में कोई भी फंक्शन आर और थीटा की फॉर्म में होता है। ठीक है। और पहले जो फंक्शन होता था वो हमारा एक्स और वाई की फॉर्म में होता था। ठीक है। तो हमने किसी भी सिंपल कार्टेशियन फंक्शन के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले फंक्शन के लिए कॉची-रीमान की इक्वेशन हमने पढ़ी थी। कॉची-रीमान की कंडीशन अगर आपको याद है तो वही कॉची-रीमान की कंडीशंस जो होती हैं उनको अगर पोलर कोऑर्डिनेट में अपने को बनाना हो तो उसके लिए 2 इक्वेशंस और अपने को याद करनी होती हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो आर और थीटा की फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी फंक्शन जो है वो आर और थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, आर स्क्वायर कोस 2 थीटा। यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो बदल गए हैं, वो आर और थीटा हो गए हैं। तो उस केस में मुझे इसको सोल्व करने के लिए कॉची-रीमान की पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो इक्वेशंस है वो बनानी पड़ेंगी। तो आइए देख लेते हैं वो इक्वेशंस कौन सी होती हैं। आपको याद है आपका जो कॉची-रीमान की जो इक्वेशन थी उसमें हमने लिखा था डेल यू अपॉन में डेल एक्स, है ना, याद है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है ना। पहले x के साथ करते थे, यहाँ पे हम लोग पहले r के साथ करेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा डेल v अपॉन में डेल थीटा। ठीक है ना। पहले हम लोग x के साथ करते थे u को और v को हम लोग करते थे y के साथ में। यहाँ पे हम लोग करेंगे डेल r डेल u अपॉन में डेल r इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल थीटा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात अपने को याद रखनी है, हम साथ में करेंगे 1/r। ठीक है ना। यहाँ पे 1/r और साथ लेके चलना है। वहां पे हमने 1/x नहीं लिया था। पोलर कोऑर्डिनेट में कॉची-रीमान इक्वेशंस को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन टू चेक द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट व्हेन द फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए polar form. Okay, now what is the second equation? The second equation is that del v upon del r is equal to the same thing, is that in that case we have a negative sign with the equation. In this case also there will be a negative sign, minus 1/r, and that is equal to del u upon del theta. So this is the second equation, or these are the 2 sufficient condition by which we can check the analytic function or not by using the polar complex function. Okay, do you understand the equations? Can we proceed again? Okay, now this is a function, this is in the form of r and theta, where r and theta are the variables. So first we are I will write here del u upon del r and del v upon del theta. The same equation is in the x, that is del u upon में del x is equal to del v upon del y, and del v upon del x is equal to minus del u upon में del y. These are the Cauchy-Riemann condition or necessary condition for to check the analyticity of a function. This is the Cauchy-Riemann equations for Cartesian complex function. But in case of polar complex function, the Cauchy-Riemann equations are converted in this formation. Okay, so now what is the harmonicity or the harmonic condition for the Cauchy-Riemann equation? That is del square u upon del x square plus del square u upon del y square is equal to 0. This is the condition for harmonic function. If a function is harmonic, it must be analytic in any given domain. So in this case also there is a equation which represent the harmonicity of the given complex function. What is the equation? Equation is that del square u upon del r square plus 1/r del u upon del r plus 1/r square del u del v upon में del r square, that is equal to 0. Okay, what is the equation? Del square u upon में del r square plus 1/r plus में 1/r del u upon में del r plus 1/r square del u upon में del u upon में del theta square. Sorry, the equation, in this equation we can write u also. Okay,
del u upon del theta square. Okay, x and y are the different variable. In the same way, r and theta are the different variable, but in the denominator, sorry, in the numerator, the same function is written here, del u and del u. Okay, so del u square upon me del theta square. This is the condition for harmonic function when the function is complex function is given in the polar forms. Okay, now what about the second equation? Del square v upon del x square plus del square v upon del y square is equal to 0. So in the same way, what is the equation here? Del square v upon del r square plus 1 by r del v upon del r plus 1 by r square del square v upon del theta square is equal to 0. These are the two conditions for to check the given function is harmonic or not in case of polar coordinate. Okay, so these are the important points for today class. Other informations are same, other concept are same, other method of solving the question is same, only differentiation and integration you know. After that you proceed the same process, same method to apply in the given function. So let me doing a problem number second. This is a complex function in the form of polar coordinates, so we can check out this question, okay, by using these equations. Okay, now this is your complex function, harmonic function and Cauchy-Riemann equations. In this lecture we can solve the question number first here, question number second. That is, question number second is that function u r theta is equal to r square cos of 2 theta, then find f of z. It means that f of z means you have to find u r theta plus eta v r theta. Okay, u plus eta v, it is the complete analytic function, complete function in this formation, u plus eta v. So you have to find out the value of v, value of u are already given. So how can we proceed here? Consider first this equation, del u upon del r, del u upon del r. Now what del u upon del r? Del u upon del r means differentiate this equation with respect to r partially, that is equal to 2r cos of 2 theta. Okay, 2r cos of theta. Now that is equal to 1 by r del v upon del theta. This equation is equal to this, so this differentiation is equal to this. Now take this r in the left side, it is equal to 2r square cos of 2 theta is equal to del v upon del theta. Okay, now what we will do? Integrate this equation with respect to theta. Okay, now to solve this equation, 2 into r square, what is the derivative of cos? Derivative of cos is sine, integration of cos, that is equal to sine 2 theta divided by 2. Okay, sine 2 theta divided by 2, that is equal to v. 2 cancel out here, r square sine 2 theta plus any constant c, that is equal to v. This is your v. Okay, you have to find the value of v, that is equal to r square sine 2 theta plus c. But what is the value of c? C is the constant of integration. So now you can find out the value of this constant. You don't know this value, this constant is also a function of phi. Consider this function is phi, that is equal to function of r and theta. Okay, consider this function as phi is equal to r theta. Okay, now apply the second equation. Second equation is that del v upon del r, del v upon me del r. So I can solve here, del v upon del r means del v upon del r, differentiate equation, this equation with respect to r, that is equal to not v. What is your v? V is this equation, differentiate this equation with respect to r, so that is equal to 2r sine 2 theta, 2r sine 2 theta plus what is the differentiation of this function? That is phi dash r theta. Okay, phi is the function of r theta and differentiate this with respect to theta. Okay, now this with respect to r. Okay, so phi r. Okay, I can write here only phi r because this is a function of only r, that is equal to phi r. Okay, now what is the value?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 2r sin 2 थीटा प्लस में 5 डैश r. ओके, व्हाट इज दिस वैल्यू? डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डेल यू अपॉन डेल थीटा. बट व्हाट about del u upon del theta? This is u over u. Differentiate this with respect to theta. So what can we write here? 2r sin 2 theta plus 5 dash into r is equal to minus 1 by r. That is del u upon del theta is, what do we mean by del u upon del theta? Del u upon del theta means this r square cos 2 theta. What is the differentiation of cos 2 theta? That is equal to minus sin 2 theta into 2. Okay, so this is minus minus plus cancel out and r to r cancel out. Here 2r sin 2 theta plus 5 dash into r is equal to 2r sin 2 theta. Okay, now what is the value of 5 dash? What is the value of 5 dash? That is equal to 5 dash is equal to 2r sin of 2 theta minus 2r sin of 2 theta, that is equal to 0. So by using these two equations we have to find out the value of 5 dash, that is equal to 5 dash is equal to 0. Then what about 5? 5 is a constant. If any number has differentiation is equal to 0, the derivative of any constant is always equal to 0. So that's why phi is equal to 0. Okay, I think there is a problem. Phi dash is equal to 0. I can write here phi dash is equal to 0, then phi is equal to constant. Okay, if phi dash is equal to 0, then phi is a constant number. Okay, so now we can write this same equation, r square sin 2 theta plus phi is a constant. So here r square sin 2 theta plus c, it is your value of v. Okay, so by using the method of Cauchy-Riemann equations we can find out the value of v r theta. Okay, and this is your u r theta and this is your v r theta. So combine together to get the result we have to find out the value of function f of z. So what is your function now? Our function is f of z is equal to, what is the value of u? R square cos 2 theta plus eta. What is the value of v? The value of v is equal to eta r square sin 2 theta plus c. This is your complex analytic function in the polar form. Okay, do you understand? I hope you got the idea. You can easily understand the problem given here. So now you can solve easily all the problems related to polar coordinates. Okay, the problems are given in the formation of r and theta. By applying the same process, by same concept, you can easily solve the problems. Okay, so now let me proceed in the next problem. The next problem is, can I rough this? Okay, what is the next problem? You can solve number of problems by using this method. I cannot solve all the problems here because in this video we are also discuss one important thing is here, that is Milne-Thomson method. Okay, now let me see another problems, that is find in CSIR 2013 I think. Okay, CSIR 2013. It is very simple question. Okay, what is the simple logic behind the question? The question is given is that which is not the complex function of z. We have a 4 option and the question is asking us which of the given is not the complex function of z. Okay, so how can you check the complex function? The complex function is the function which is represented in case of z, x plus eta y. Okay, so there is a trick to solve this question. If there is a function that is equal to z is equal to x minus eta y, or the complex conjugate of a given function, in any function the z dash is not comes out. सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर z बार की टर्म है या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो अगर आ जाए तो वो फंक्शन आपका कभी भी एनालिटिक नहीं होगा.
ठीक है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन CSIR ने पूछा था, इसको कोई जरूरत नहीं थी सोल्व करने की, इसको आंसर देख के ही पता लग जाता है आपको कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर आपके जेड बार की टर्म है, जेड बार मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की टर्म है, एक्स माइनस आइटा की टर्म में दे रखा है, तो वो फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। तो इनमें पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को देखिए आप, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई क्या होता है, जेड होता है, तो जेड माइनस 8 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, जेड माइनस 8 की पावर 3 इंटू ये देखिए 4 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, ये क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा प्लस 2 आइटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई को जेड कर सकते हैं, तो एक्स 4 प्लस में क्या आएगा, जेड स्क्वायर, ठीक है ना, 4 प्लस क्या आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेड स्क्वायर कर सकता हूँ, जेड स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। तो पहले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कहीं भी जेड बार की टर्म नहीं है, जेड बार नहीं आया, इसका मतलब ये वाला फंक्शन तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, जेड का है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड ऑप्शन में लिख रखा है एक्स प्लस आइटा वाई, सीधा ही पता चल रहा है एक्स प्लस आइटा वाई क्या होता है, जेड होता है, तो जेड की पावर क्या आ गया, 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, और इस सारे की पावर कितनी है, 3 है, मतलब 1 माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस आइटा वाई क्या होता है, जेड होता है, तो 1 माइनस जेड कितना आ जाएगा, 1 माइनस जेड की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसमें भी जेड बार की टर्म नहीं है, तो ये वाला फंक्शन भी सही है। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, है ना, तो ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो इसी का तो स्क्वायर है। जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जेड का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस में माइनस में कितना है, 3 है, तो जेड स्क्वायर माइनस का कितना है, 3, और इसकी पावर कितनी है, 5 है। तो तीसरे वाले ऑप्शन में भी कहीं भी जेड का बार का जिक्र नहीं आया। इसका मतलब तीनों ऑप्शन हमने चेक कर लिए, इसमें किसी भी ऑप्शन में जेड बार की टर्म नहीं आई है। इसका मतलब है कौन सा जो है पार्ट आपका बच गया जिसमें जेड बार की टर्म आएगी, वो आएगी आपकी फोर्थ क्वेश्चन। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिना चेक करे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है इसका कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा, चेक करके बता दे क्या आपको, देख लीजिए एक बार, एक्स प्लस आइटा वाई, फोर्थ ऑप्शन में देखिए एक बार, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है 2 प्लस एक्स प्लस आइटा वाई कौन होता है, जेड होता है, ये तो सही है बिल्कुल, इसकी पावर तो 6, ठीक है, 2 प्लस जेड की पावर 6, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, देखिए 1 माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस आइटा वाई, और इसकी पावर कितनी है, 4 है, समझ रहे हो, 1 माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, अगर एक्स प्लस आइटा वाई को लेता हूं तो माइनस में कॉमन बाहर निकालता हूं तो अंदर माइनस चला जाएगा, और अंदर माइनस जाएगा तो क्या होता है, एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू जेड बार, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस जेड बार की पावर 4 इंटू 2 प्लस जेड की पावर 6। तो आप चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, चारों ऑप्शन के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या आया हुआ है, हमारा जो फंक्शन है वो जेड बार की टर्म में दे रखा है। इसका मतलब दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ए जेड, इसका मतलब ये फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलिए, ये जो प्रॉब्लम थी एक छोटी सी हमने प्रॉब्लम कर ली। अब हम लोग जो है आते हैं मिलने थॉम्सन मेथड, ठीक है ना। मिलने थॉम्सन जो मेथड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उस मेथड के ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे, बाकी प्रॉब्लम्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये है आपका मिलने थॉम्सन मेथड, मिलने थॉम्सन मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, सुनिए, मिलने थॉम्सन मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको कई बार क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि u का फंक्शन गिवन हो और आपको टोटल फंक्शन पूछ ले, हमने कल की वीडियो में क्या किया था कि u दे रखा है तो हम लोग v निकाल सकते हैं ना, u दे रखा हो तो हम लोग v निकाल सकते हैं और u v को कंबाइन करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि आपको u दे दे और आपसे सीधा फंक्शन ही पूछ ले, तो एक तो हमारे पास तरीका क्या होता है कि आपको u दे रखा है तो पहले आप v निकाल लीजिए और u और v को कंबाइन कर दीजिए तो फंक्शन बन जाएगा, बात वही है। लेकिन मिलने थॉम्सन ने एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताया कि अगर आपको u दे रखा है और आपको सीधा फंक्शन पूछ लिया तो v निकालने की जरूरत नहीं पड़े,
सीधा मैं कैसे निकालूं? अगर v दे रखा है तो फंक्शन कैसे निकालूं, और u दे रखा है तो फंक्शन कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक मेथड बनाया, मिलने थॉम्पसन मेथड। ठीक है ना, बहुत आसान है। इसके 3 स्टेप होते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो है आपका तरीका वो ये होता है कि इफ u r थीटा इज गिवन या फिर u x y इज गिवन, ये वाला तरीका जो है पोलर में भी काम करेगा और आपका कार्टेशियन में भी काम करेगा। ठीक है ना, तो मैं पोलर में नहीं लेके चल रहा, मैं कार्टेशियन में लेके चल रहा हूँ। u x y गिवन है आपको, और आपको निकालना क्या है, f ऑफ z। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन गिवन है आपको, सॉरी आपको u गिवन है और फंक्शन पूछा हुआ है। ठीक है ना, फिर इसको सोल्व भी करेंगे इस मेथड पे। पहला तरीका, पहला जो आपका मेथड का पहला जो स्टेप है वो क्या है, डेल u अपॉन डेल क्या निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डेल u अपॉन में डेल x निकाल लीजिए। उसको फंक्शन मान लीजिए एक्स वाई का, मान लिया क्या? पहले डेल u अपॉन में डेल x निकाल लीजिए, उसको फाइव x1 का एक्स वाई का फंक्शन मान लीजिए। ठीक है ना, सिमिलरली तुम लोग क्या करोगे, डेल u अपॉन में डेल y निकाल लोगे और उसको फंक्शन मान लोगे किसका, उसको भी एक्स वाई का फंक्शन मान लोगे। क्लियर? क्या करना है, पहले तो डेल u अपॉन डेल x निकालो, फिर डेल u अपॉन डेल y निकालो, उन दोनों को फंक्शन मान लीजिए, एक को फंक्शन मान लीजिए φ1, एक को मान लीजिए φ2 मान लीजिए। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में देखो क्या करना है, सेकंड स्टेप में करना है पुट x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0 इन बोथ फंक्शन। जो ऊपर हमारे दोनों फंक्शन आए हैं कौन कौन से, φ1 और φ2, φ1 φ2 में x की जगह क्या रिप्लेस करना है, z रिप्लेस करना है, और y की जगह क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है। तो फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे, φ1 z0 एंड दूसरा फंक्शन क्या होगा बताओ, φ2 z0। क्लियर? क्या मिलने थॉम्पसन मेथड क्या बोलता है भाई, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन का u दे रखा है पार्ट, यानी रियल पार्ट दे रखा है और आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए, या फिर आपको इमेजिनरी पार्ट दे रखा है और आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपके लिए मेथड है फंक्शन को निकालने के लिए। आपके पास एक दूसरा मेथड भी था, पहले आप क्या कीजिए, u से v निकाल लीजिए और फिर दोनों को कंबाइन कर दीजिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा u से क्या निकाल रहे हैं, फंक्शन निकाल रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर u गिवन है तो u को एक बार x के साथ में कर दीजिए, फिर एक बार u को v के साथ में, y के साथ में कर दीजिए। दोनों के जो फंक्शन आएंगे उन फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x है वहां वहां पे z रखेंगे, जहां पे x वहां पे z, जहां पे x वहां पे z, और जहां पे y वहां पे 0, जहां पे y वहां पे 0 कर देंगे। ठीक है ना, चलिए कर दिया। तो मेरे पास फंक्शन बन गया φ1 z0 φ2 z0। ये फंक्शन जो है एक्चुअल में कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला कौन सा है, रियल पार्ट है एक्चुअल में हमने जैसे देखा। तो अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें करना है फंक्शन f ऑफ z निकालने का तरीका। फंक्शन f ऑफ z निकालने के लिए क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। और यहां पर लिखना है फंक्शन φ1 z0, यानी जो फंक्शन φ1 आया था उसमें x की जगह z रिप्लेस करो, y की जगह 0 रिप्लेस करो और उस फंक्शन को यहाँ पे रख दीजिए। माइनस में आइटा लगा के, माइनस में आइटा लगा के यहाँ पे फंक्शन दूसरा लिख दीजिए, जो हमने φ2 फंक्शन में 0 y की जगह पुट किया था और x की जगह z पुट किया था उसको लगा दीजिए, और इस पूरे को डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए उसके अंदर। तो वहां पे जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। क्लियर? मेथड कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिर से देख लीजिए, कोई भी फंक्शन दे रखा है u, उसका u पार्ट दे रखा है, तो u को डेरिवेटिव कर लीजिए x के साथ में, u को कर लीजिए y के साथ में। जो दोनों फंक्शन आएंगे उनमें x रिप्लेस बाई z और y रिप्लेस बाई 0। उसके बाद में उन दोनों फंक्शन को क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन में पुट करके सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात? अच्छा, अगर आपको y दे देता, आपको v दे देता, v ऑफ एक्स वाई दे देता और आपसे फंक्शन पूछ लेता, तो तुम क्या करते, डेल v अपॉन डेल x करते, डेल v अपॉन डेल y करते, फिर आप यहाँ पे φ1 φ2 निकालते, फिर वही काम करना, x की जगह z पुट कर देते, y की जगह 0 पुट कर देते और आप सोल्व कर देते। तरीका वही रहना था, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर ये प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर अपने को और अच्छे से क्लियर होगा। प्रॉब्लम क्या है आपकी, क्वेश्चन जो है वो गिवन आपका u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2xy साइन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है ना, सिंपल सा आपको फंक्शन दे दिया, e की पावर माइनस 2xy
साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, पहला तरीका बताओ, पहला स्टेप क्या था, इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, इस फंक्शन को x के साथ में डिफरेंशिएट कीजिए, तो x के साथ में कर दीजिए, तो यहाँ पे तो दो फंक्शन है, तो कैसे करते हैं बताओ दो फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड का कर देते हैं, प्लस में सेकंड का कर देते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, जैसे भी करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, e की पावर माइनस 2xy, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कर दिया, सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है बताओ, साइन का होता है कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अंदर का फंक्शन का जो अंदर जो एंगल होता है उसको दोबारा करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x आ जाएगा, क्लियर। अच्छा प्लस में अब हमें क्या करना है, e की पावर इसका करना है, तो e की पावर माइनस 2xy का क्या होता है, e की पावर माइनस 2xy है ना, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन वही होता है, पावर का अगेन कर दीजिए, यहाँ पे आएगा माइनस का 2y है ना, हम तो x के साथ में कर रहे हैं ना, तो e की पावर माइनस 2xy का e की पावर माइनस 2xy, और माइनस 2xy का कितना आएगा माइनस 2y, ठीक है ना, और साथ में ये वाला साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज है, इसको नहीं छेड़ना अपने को, ये एज इट इज रख दिया, ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इस फंक्शन को हमने क्या मानना है, φ1xy मानना है, मानना कि नहीं मानना, जो भी फंक्शन आएगा उसको φ1xy मानना है। अच्छा एक स्टेप जो सेकंड वाला स्टेप है वो इसमें पहले ही कर लेते हैं ना, इसमें हमें क्या करना था, φ1 को z0 बनाना है अपने को, यानी जहां जहां पे फंक्शन में x वहां पे z और y वहां पे 0। अब देखो यहाँ पे 2y है 2y, तो अगर y की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा तो सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो वो तो खत्म हो गया, बचा ये। इसमें क्या करना है, e की पावर माइनस 2xy, यहाँ भी y 0 पुट करोगे, e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ये भी गया। यहाँ पे क्या आएगा 2z कोस ऑफ z स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह z करना तो 2z हो गया, कोस हो गया, x की जगह z करना, y की जगह 0 करना है, तो आपका फंक्शन बन गया 2z कोस z स्क्वायर, 2z कोस z स्क्वायर, ठीक है, हो गया इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड पे आइए, सेकंड स्टेप में क्या था, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई मतलब इसका y के साथ करना है, y के साथ कर दीजिए फटाफट उसका फंक्शन का, तो क्या आएगा e की पावर माइनस 2xy एज इट इज, साइन का क्या होता है बताओ, कोस होता है, कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन इस बार तुम्हें y के साथ करना है तो क्या आएगा, एंगल का दोबारा करोगे तो कितना आएगा माइनस 2y आ जाएगा, है ना। अच्छा प्लस में इस बार क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका करना है, इसका क्या होगा e की पावर माइनस 2xy, और एंगल का दोबारा करना है तो ये आएगा माइनस का 2x, इस बार तुम्हें y के साथ करना था तो माइनस 2x आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, साथ साथ में इसको क्या मान ले, φ2xy मान ले, φ2xy मानना था इसको, और φ2xy को क्या करना है, रिप्लेस बाई φ2z0, जहां जहां पे x वहां पे z, जहां जहां पे x वहां पे z, और जहां पे y वहां पे 0, तो कर दीजिए 0। अच्छा ये देखिए y को 0 करूंगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, 2y 2 इंटू 0 0, सारी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी क्या, पीछे की टर्म बचेगी, तो यहाँ पे आएगा φ2z0 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूं मैं साइन z स्क्वायर माइनस 0, साथ में e की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस इंटू 2z, ठीक है ना, तो यहाँ पे करता हूं माइनस 2z और साइन z स्क्वायर, ठीक है ना, वहां पे कोस z स्क्वायर था, यहाँ पे साइन z स्क्वायर, क्लियर। क्या किसी को कोई डाउट, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब थर्ड स्टेप रह गया, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, कुछ नहीं करना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन φ1z0 कितना था 2z कोस z स्क्वायर, ठीक है ना, 2z कोस z स्क्वायर, फिर बाद में क्या करना, माइनस आइटा लगा के φ2z0 कितना है, φ2z0 तो ये वाला माइनस 2z, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2z साइन z का स्क्वायर हो गया, है ना, और साथ में पीछे क्या लगाना है dz, इसको कर देना है इंटीग्रेशन। अच्छा और कुछ इसमें चेंज कर लीजिए, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर आ गया, ठीक है ना। अच्छा z भी कॉमन आ रहा है, z को पीछे निकाल लेते हैं, यहाँ पे आएगा कोस ऑफ z स्क्वायर प्लस में आइटा साइन ऑफ z स्क्वायर, पीछे z बाहर कॉमन आ गया, देखो मैंने z भी इधर बाहर निकाल लिया कॉमन, और इधर मैंने बाहर कौन निकाल लिया 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया कोस z स्क्वायर प्लस आइटा z स्क्वायर। अब बताओ कि ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहला लेक्चर में हमने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, e की पावर आइटा थीटा, ठीक है ना,
तो वहां पे था आपका e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस में आइटा साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आएगा बताओ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन e की पावर आइटा थीटा, थीटा मैंने कितना है जेड स्क्वायर, तो e की पावर आइटा जेड स्क्वायर, साथ में कौन है जेड है, साथ में कौन है डी जेड है। उसके बाद में नहीं करवाएंगे, उसके बाद में कुछ नहीं बचा आपका, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर कौन है दो फंक्शन है e की पावर आइटा जेड स्क्वायर और साथ में कौन है जेड, इन दोनों को क्या करोगे तुम लोग u और v मान के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखा है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट बच गया, मतलब आगे का जो पार्ट है वो आपका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, वो आप खुद ही सोल्व करोगे और इसका जो है आंसर निकाल के देखोगे। इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूँ बता देता हूं। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर आएगा माइनस आइटा e की पावर आइटा जेड का स्क्वायर, लिख दो यहाँ पे माइनस आइटा e की पावर आइटा जेड स्क्वायर इंटू जेड, ये इसका फंक्शन आ गया। प्लस में कोई कांस्टेंट तो आएगा ही, e की पावर आइटा इंटू माइनस का आइटा इंटू e की पावर आइटा जेड स्क्वायर प्लस में c, ठीक है ना, ये वाला सॉरी जेड नहीं आएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर, क्या यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है क्या बात है, कुछ नहीं करना था, पहले फंक्शन का x के साथ में करो, जो भी आएगा फंक्शन उसको हम लोग phi 1 xy मानेंगे, उसमें z और 0 से रिप्लेस कर देंगे x और y को, फिर हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम y के लिए करेंगे, उसमें जो फंक्शन आएगा उसको भी हम लोग x को रिप्लेस बाय z और y को रिप्लेस बाय 0 करेंगे। दोनों फंक्शन को हम लोग इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, आइटा के साथ में, आइटा माइनस का था एक और आगे प्लस का हो जाएगा, फिर फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लिया, z को बाहर निकाल लिया, फिर मेरे पास एक फॉर्मूला की आइडेंटिटी लग गई, e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा, मैंने पुट कर दिया। उसके बाद में इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये थे आपके मिलने थॉमसन मेथड। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो, अगर आपको इसको प्रॉब्लम है ये करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CSIR नेट के पेपर में आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं, स्ट्रेटजी से क्वेश्चन करने होते हैं, ज़्यादा अपने को मार्क्स लेने की जरूरत नहीं होती है, अपने को जो क्वेश्चन अपने को क्लिक कर गया माइंड में वही करना है, तो आप टाइम अपना पूरा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग तो V वाले मेथड से करेंगे, पहले V निकालेंगे U से, उसके बाद में दोनों को कंबाइन करके करेंगे, तो वो भी बेटर मेथड है। बाकी मिलने थॉमसन ने अपनी बात कही है तो हमने उसकी बात भी मान ली है और हमने आपको वो वाली भी समझाने की कोशिश की है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है मे बी पावर सीरीज की बात करेंगे, और पावर सीरीज को एक्सपेंशन में लॉरेंट्ज और आपकी टेलर्स के जो एक्सपेंशन है वो पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए रेजिड्यू के पास चलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। घर पे हैं आप तो मुझे आशा है कि आप लोग ज़्यादा टाइम दे पा रहे होंगे अपनी पढ़ाई को, और लगे रहिए। मैं आपका दोस्त आपको यूं ही अपनी नॉलेज जितना मुझे आता है आपको इस तरह से प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।